बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप। वज़ीर आज़म जुम्मे को कराची होंगे। कराची वाले भी तैयार रहें और इंतजामिया भी। कराची ऑपरेशन का सख्त तरीन मरहला शुरू होगा। कोई सियासी जमात खालें इकट्ठी नहीं कर सकेगी, डीजी रेंजर्स का ऐलान। कराची में इंतखाबात पर लगने वाले इल्जामात पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रहे हैं। आरोज का किरदार बदतरीन ही नहीं खौफनाक था, सामने आ रहा है। अदलिया का किरदार अलमनाक था, एतजाज एहसन भी फट पड़े। अच्छे बुरे तालिबान बहम दस्तों गिरेबां। तालिबान किसी सूरत पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम नहीं करेंगे, हकीमुल्लाह महसूद कह गए। जनाब वज़ीर आज़म, आप बहुत कुछ भूल गए, मगर परवेज मुशर्रफ को कैसे भूल सकते हैं? परवेज मुशर्रफ बाहर चले गए तो इसका मतलब होगा कि आप डील के तहत आए। कराची वाले होशियार हो जाएं। शुनीद है कि कराची ऑपरेशन का सख्त तरीन मरहला शुरू होने वाला है। खबर यह है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जुम्मे को एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म की आमद पर गवर्नर हाउस में दो अहम इजलास बुलाए गए हैं। एक इजलास ताजरों का होगा, जबकि दूसरा अहम तरीन इजलास अमन और अमान के हवाले से बुलाया गया है। इस इजलास में गवर्नर सिंध डॉक्टर रशीद लिबाद शरीक होंगे और टारगेटेड ऑपरेशन के कप्तान वज़ीर आला सिंध सईद कायम अली शाह भी मौजूद होंगे। IG सिंध, DG रेंजर्स और हसास इदारों के सरबराह ऑपरेशन की कारगुजारियों की रूदाद सुनाएंगे। कहा यह जा रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को जवाब तलबियां देना होंगी। तो आज कराची में फायरिंग से दो पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए, मगर यह दुरुस्त है कि कराची में ऑपरेशन शुरू होने के बाद जराइम में कमी आई है। बत्ताखोरी की शिकायत भी कम हुई है, मगर टारगेट किलिंग अब भी हो रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जफर बलोच की टारगेट किलिंग का भी जवाब देना होगा। और वली बाबर केस में सरकारी वकील मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स बैंक के नेमत अली रंधावा के कत्ल की बाज़पुर्स भी वज़ीर आज़म पुलिस और रेंजर से करेंगे, जिनके कातिल को गवाह शनाख्त कर चुके हैं। वज़ीर आज़म की आमद से पहले कराची इंतजामिया ने तेजियां दिखाना शुरू कर दी हैं। पहली शामत चिंची रिक्शे वालों की आई है। इल्जाम चोरी की मोटरसाइकिलों के इस्तेमाल का लगाकर पूरे कराची के चिंची रिक्शे बंद कर दिए गए हैं। एक अहम ऐलान DG रेंजर्स ने किया है कि ईद कुर्बान पर कोई सियासी जमात कुर्बानी की खालें इकट्ठी नहीं कर सकेगी, न कुर्बानी से पहले पर्चियां तकसीम होंगी। इस तरह के ऐलानात हर ईद पर होते आए हैं। देखना यह है कि DG रेंजर्स अपने इस ऐलान पर अमल भी करवा पाते हैं या नहीं। मगर एक बात तय है कि रेंजर्स बिला रोक टोक कार्रवाइयां कर रही है। मंगल को रेंजर्स ने MQM के मरकज 90 के अतराफ में गश्त किया और सड़कों पर लगी रुकावटें हटा दी। आज रेंजर्स ने पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली और सूबाई वजीर जावेद नारुगोरी की गाड़ी की तलाशी ली और इसमें से गैर कानूनी SMG राइफल और गोलियां बरामद कर ली। मगर MQM का मौक़िफ़ है, बल्कि इल्जाम है कि कराची ऑपरेशन जानिबदाराना है। इस सारी सूरत हाल में वज़ीर आज़म का दौरा कराची निहायत अहम है। अहम ऐलानात, अहम इक़दामात मुतवक्के हैं, मगर सवाल यह है जो ऐलानात वज़ीर आज़म के पहले दौरे के मौके पर हुए थे, उन पर अमल हो पाया है? 5 थाने रेंजर्स के सपुर्द करने का क्या हुआ? कराची ऑपरेशन को शफाफियत का सर्टिफिकेट देने वाली कमेटी कहाँ है? इसी हवाले से हम बात भी करेंगे CPLC के चीफ अहमद सुनाए से। मगर साथ ही साथ एक अहम बात यह है कि कराची की बदअमनी के ताने बाने गैर कानूनी सिमों से जुड़े हैं, मगर अब उनकी बंदिश का सामान होने जा रहा है। मोबाइल सिमें अब सारिफ की उंगलियों के निशान लेकर जारी करने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखिए। गैर कानूनी सिमें जराइम पेशा नासिर का हथियार बन चुकी हैं। शहरी चिल्लाए, ताजिर बिलबिलाए, अब तो हुकूमती ऐवानों में मची है हाय हाय। सेनेट के कायमा कमेटी के इजलास में वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने एतराफ़ किया कि दहशतगर्दी में गैर कानूनी सिमों का बड़ा अमल दखल है। वफाकी हुकूमत ने नई मोबाइल सिम के इजरा के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम राइज करने का फैसला कर लिया। आइंदा चंद माह में इस सिस्टम को नाफिज कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत भी गैर कानूनी सिमों के खिलाफ कार्रवाई का ढंढोरा पीटते पीटते चली गई। अब नई हुकूमत भी वही पुराना राग अलाप रही है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के कवानीन कहते हैं कि सिर्फ मोबाइल ऑपरेटर्स कंपनियों की फ्रेंचाइज या फिर उनके मुकर्रर करदा डीलर्स मजाज हैं सिम फरोख्त करने के, मगर इसके बावजूद आम दुकानों पर ये सिमें फरोख्त हो रही हैं खुलेआम। CPLC चीफ कहते हैं कि मार्केट में फरोख्त होने वाली 80% सिमें गैर कानूनी हैं। 12 करोड़ से ज़ायद की डेंसिटी है और 12 करोड़ की ज़ायद की डेंसिटी में आप 2-3% वो निकाल दें जो
पोस्ट पेड सिमें हैं और उसके बाद जितनी सिमें हैं वो मैं समझता हूँ 80% के करीब सिमें जो हैं वो गैर कानूनी नामों में चल रही हैं। मोबाइल फोन सिमें कहीं से भी खरीदी जाएं, मगर इसकी पीटीए के नंबर 789 पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। मगर शाबाश है जालसाजों को जिन्होंने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और वो सिम एक्टिव करवा रहे हैं वोटर लिस्टों की मदद से। वोटर्स लिस्ट है, उसके अंदर आईडी कार्ड नंबर भी हैं, वालदा का नाम भी है, माँ का नाम भी है। ये वोटर्स लिस्टें जो हैं ये उन डीलर्स के पास मौजूद हैं जो एसी में प्री एक्टिवेट कराते हैं और इसके बाद जो है वो उनको बेच देते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत गैर कानूनी सिम कनेक्शन बंद कराने में कामयाब हो गई तो यकीनन जराइम के सद्देबाप में अहम पेशरफ साबित हो सकती है। कराची में टारगेट ऑपरेशन जारी है। कोशिश है कराची के हालात बेहतर हो सके। उम्मीद पैदा हो चुकी है। अहमद चनाय हमारे साथ हैं, सीपीएलसी के चीफ, उनसे बात करते हैं। अहमद चनाय साहब, वज़ीर आज़म फिर आ रहे हैं, जुम्मे को कराची और बड़ी अहम ब्रीफिंग्स वो लेंगे, इजलास होने हैं, लेकिन पहले दौरे के मौके पर जो ऐलानात हुए सब पर अमल नहीं हो सका। गवाहों को तहफ़्फ़ुज़, जजेस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सका, रेंजर्स के हवाले 5 पुलिस स्टेशन नहीं हो सके, क्यों? देखिए, बहुत सारी बातें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें भी इम्प्लीमेंट होना बाकी हैं। ये ठीक 1 महीने बाद तशरीफ़ ला रहे हैं और मैं समझता हूँ कि 1 महीने की जो प्रोग्रेस है वो काबिल दीद भी है। हमें इस सिलसिले में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के किरदार को सराहना चाहिए, बिलखुसूस रेंजर्स और पुलिस के, कि उन्होंने दिन रात काम करके न सिर्फ छापे मारे हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स को गिरफ़्तार किया है, बल्कि किसी हद तक अगर आप ये क्राइम स्टैटिस्टिक्स देखें तो जो टारगेट किलिंग्स हैं और जो अगवा बर तवान की वारदातें हैं उनमें 50% से ज़ायद कमी वाक़ हुई है। ये बताइए कि अब डीजी रेंजर्स ने कहा है कि खालें इकट्ठी नहीं करने दी जाएंगी किसी भी सियासी जमात को। आपको लगता है इस दफ़ा बेहतरी आएगी? लोगों में खौफ और हिरास अब कम हुआ है? देखिए, बिल्कुल डीजी रेंजर्स का कहना बिल्कुल ठीक है कि लोगों में जो खौफ व हरास है उस पर किसी हद तक कमी आएगी। इसका प्रॉपर एक ज़ाब्ता अखलाक बना लिया गया है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, होम डिपार्टमेंट की परमिशन के बगैर ये काम मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो जहाँ ज़ाब्ता अखलाक बन जाता है, जहाँ एक प्रोसीजर बन जाता है कि जी फला लोगों को और इसी तरह खाले इकट्ठे करने दी जाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि हालात बेहतर भी होंगे। और फिर सबसे बढ़ के बड़ी बात यह है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी इफेक्टिव मॉनिटरिंग भी जो है वो तय की गई है, जो ईद के मौके पर की जाएगी, ताकि लोगों को तकालीफ भी ना हो, कुर्बानी भी सही तरीके से अदा हो जाए और लोग जो है जो खाले छीनने की शिकायत कर रहे थे उनकी ये शिकायतें भी अब दूर हो जाएँ। रोजाना की बुनियाद पर लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कहा गया है टारगेट किलर्स की सियासी वाबस्तगी ना बताई जाए। अच्छा फैसला है? देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पर अमल भी कर रही है और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आप क्रिमिनल एलिमेंट्स की निशानदेही कर रहे हैं और ये इम्प्रेशन भी ख़त्म हो जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर सियासी जमात या सियासी जमातों के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन है, बल्कि ये इस बात की गमाज़ी करता है कि ये ऑपरेशन जो है वो क्रिमिनल एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ है और ये जब तक जारी रहेगा जब तक तमाम क्रिमिनल एलिमेंट्स का सफाया नहीं हो जाता। आपकी भी यकीनन मुलाकात होगी वज़ीर आज़म से। जब तक गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, जजेस को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता, ये जो गिरफ्तार लोग हुए हैं फिर छूट जाएंगे, रिहा हो जाएंगे, चालान अभी तक नहीं पेश हो पा रहे और जो 3 महीने तक इजाज़त हो सकती थी इनको गिरफ्तार रखने की, हिरासत में रखने की, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर इन सब पर अमल ना हुआ तो फिर ये ऑपरेशन नाकाम नहीं हो जाएगा? देखिए, ये सारे प्रोसीजरल काम हैं, ज़ाहिर है इसमें वक्त भी लगता है, लेकिन जब एक नीयत साफ नज़र आ रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और साथ में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने तमाम कानून नाफिज करने वालों को हिदायत जारी की हैं और वो भी इस पर अमल कर रहे हैं, तो ये सारे काम जो आप बता रहे हैं वो बतदरीज वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह होते चले जाएंगे और आने वाले दिन कराची के अवाम के लिए जो है वो एक सुकून का सांस होंगे कि कराची में जराइम में एक नुमाया कमी जो है वो देखने में आएगी। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफ़ी नुमाया कमी इन 2 शोबे में आई है, बाकी जराइम में भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द काबू में आ जाएंगे और कराची एक नॉर्मलसी की तरफ जो है वो चला जाएगा। उम्मीद करते हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आप क्या तजावीज़ देंगे वज़ीर आज़म को मुलाकात हुई तो? देखिए, जो डिसीशंस किए गए थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी कि पहले फेज़ में जो है जो डिसीशंस सितंबर के महीने में 9 सितंबर को किए गए थे वही डिसीशंस जो हैं वो पूरे मुकम्मल तौर पर हो जाएं। मैं समझता हूं कि 60-70% वो डिसीजन इम्प्लीमेंट हो गए हैं, बाकी डिसीजन भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और कोई भी जब कार्रवाई होती है तो उसका समर जो है वो रातों रात नज़र नहीं आता। ज़ाहिर वक्त लगता है चीज़ें को नॉर्मलाइज करने में, हम इसका समर देखना शुरू हो गए हैं और आगे आने वाले वक्तों में जो है वो इससे बेहतर हालात की तरफ हम इंशाल्लाह जा रहे हैं।
CPLC चीफ अहमद शनाया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त से। 70% ऐलानात पर अमल हुआ है, बाकियों पर भी जल्द अगर अमल हो गया तो कराची के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। कराची में इंतखाबात पर लगने वाले इल्जामात पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रहे हैं। आरओज़ का किरदार बदतरीन ही नहीं खौफनाक था, सामने आ रहा है। अदलिया का किरदार अलमनाक था, इत्तेजाज एहसन भी फट पड़े। तकदीर को बेदस्तोपा किया जा सकता है, ना ही फितरत को बेबस। जबर और साजिश के मगलूबा जात से अगर वक्त का रास्ता रोकने की कोशिश की जाए तो ये महज खुद फरेबी के सिवा कुछ नहीं हुआ करता। कराची में जबर ने अपनी चाल चली या खौफबाजी जीत गया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो याद रखा जाए तकदीर पलट कर आएगी, फितरत अपना इंतकाम लेगी। 1990 और 1997 के आम इंतखाबात में ISI ने एक बारीक काम किया, मगर फितरत ने इंतकाम यूं लिया कि इसके सब किरदारों को बेनक़्स कर दिया गया। 1990 और 97 के तकरीबन सारे किरदार खा वर्दी वाले या सियासत वाले हों, बेशतर जिंदा हैं, मगर अपने माजी के किसी कारनामे पर फख्र से सीना तानने का हौसला नहीं कर सकते, बल्कि शर्मिंदगियों के बवाल उन्हें अपने हिसार में लिए हुए हैं। कराची वालों के मुतालिक आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन नादरा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी नाअहलियों के जवाब पेश किए। उनके जवाब फातिहान की तावीलों को हक की सनदें फराहम कर रहे हैं, मगर ये भोले बादशाह शायद जानते नहीं कि जो खेल कराची में खेला गया और जो इल्जामात कराची के मैंडेट पर लगाए गए, वही इल्जामात पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रहे हैं। कराची में धांधली के मुद्दई कहते हैं कि 40 शनाख्ती कार्ड्स पर 11,346 वोट कैसे पड़ गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन नादरा जवाब में मकनातीसी स्याही की रामलीला सुनाते हैं। उधर पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ की हमनवाई कर रही है और पाकिस्तानी तारीख का एक अनोखा काम करने निकल पड़ी है। बैरिस्टर इत्तेजाज एहसन ने NA 139 का जो अहवाल बताकर मुतल्लिक़ अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान किया है, वो अगर आप सुने तो बिलाशुबा कह उठेंगे कि 11 मई 2013 के दिन आरओज़ ने बदतरीन बल्कि खौफनाक किरदार अदा किया। सुनता जा शर्माता जा के मिसदाक NA 139 के 177 पोलिंग स्टेशन पर 1,19,552 जाली वोट डाले गए। इत्तेजाज एहसन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की इजाजत से जब NA 139 के इंतखाबी अमल और इंतखाबी मवाद की पड़ताल सरकारी निगरानी में की गई तो मालूम हुआ कि 177 पोलिंग स्टेशन के इंतखाबी नताइज खुद से तैयार कर लिए हैं और बहुत से हकायक मस्क करने के लिए इंतखाबी मवाद जाया करने के अलावा इलेक्शन कमीशन के फार्म भी जला दिए गए। इत्तेजाज एहसन के इल्जामात आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। तहम इत्तेजाज एहसन ने मीडिया से बात करते हुए इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक कहा कि 2013 की धांधली ने 1990 और 97 की सारी मिसालों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल में वो इदारे आरओज़ के साथ राब्ते में रहे जिनका इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं होता। अदलिया का इंतखाबात के हवाले से किरदार अलमनाक था। लाहौर के एक प्लाजे में कायम किए गए दफ्तर में बैठकर सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस इंतखाबात को मॉनिटर करते रहे। कलाम शायर बाजुबान शायर इत्तेजाज एहसन को सुनिए। का बड़ा अलमनाक किस्म का किरदार था। दूसरी बात यह कि एक प्लाजे में दफ्तर खुला हुआ था, वहाँ जहाँ एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज आप सर मार रहे हैं, आपके इल्म में है, और एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस बैठ के और सारी चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे थे। इत्तेजाज एहसन दूसरे अल्फाज में इल्जाम लगा रहे हैं कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि 11 मई को मुल्क भर में होने वाले इंतखाबात इंजीनियर्ड थे और इनकी जमात ने नताइज को सिर्फ इसलिए तस्लीम किया कि बिना मैंडेट वाले नवाज शरीफ एक वर्दी वाले आमिर से बेहतर हैं। अगर ऐसा है तो इसका दूसरा मतलब है कि पीपल्स पार्टी वो आखिरी जमात होगी जो धांधली के खिलाफ सड़कों पर आएगी। मगर इमरान खान कह चुके हैं कि अगर उनकी जमात को मुतल्लिका फोरम से इंसाफ ना मिला तो वो सड़कों पर होंगे। है कि क्या इलेक्शन कमीशन और दीगर रियासती इदारे अवाम को मकनातीसी स्याही, अंगूठों के निशान, नाकिस कागज वगैरह के चक्रों में कितनी देर रख पाएंगे? क्या इन्हें यकीन दिलाया जा सकेगा कि उनके साथ किसी सियासी कारीगर ने कोई हाथ नहीं किया? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं सिंध के साबिक वज़ीर दाखिला और उनके रहनुमा जनाब वसीम अख्तर। वसीम अख्तर साहब, फैसल सब्जवारी ने कहा था कि सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान की बात की जाए, तो आपको लगता है कि पूरे पाकिस्तान में ही धांधली हुई? इत्तेजाज एहसन सही कह रहे हैं? देखें, उसके और भी शवाहिद हम सबके सामने हैं। 142 पटिशन्स जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग हैं और ये पूरे मुल्क से हैं। और अगर हम सिंध को देखते हैं तो 27 की सीट्स जो सिंध की हैं
उसकी पिटिशन भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने है। और सूबाई असेंबली की अगर नशिस्तों पे हम देखें तो 64 और पिटिशंस जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने हैं। ये तो मैं सिंध की फिगर्स दे रहा हूँ आपको, पूरे मुल्क में है 142। तो जाहिर है ये आज जो आप देख रहे हो हालात, ये अभी नहीं हुआ है। ये 65 साला जो एक्सरसाइज है, जो कस्टम बना हुआ है हमारा, जो सिस्टम बना हुआ है हमारा, करप्ट निज़ाम, ये ताइज है। इतनी जल्दी हम कंक्लूजन पे ना जाएं तो बेहतर है। जो जागीरदाराना निज़ाम रहा है इस मुल्क में, और जो अवाम को एक आपने माइंडसेट चेंज किया है अवाम का कि दो बड़ी जमातें, और उसमें फिर फ्यूडल माइंडसेट, और मुख्तलिफ सूबों में ये हरबे अपनाए जाते रहे हैं माजी में भी। और अब जो नया निज़ाम हमारे सामने आया है, जिसमें तस्वीर भी हैं, जिसमें मैग्नेटिक इंक सामने आ गई है जो आपके थंब इम्प्रेशन को वेरीफाई कर सकेगी, तो ये एक चेंज आया है। माजी में भी ये रहा है, मगर अब एक ये नया चेंज है। इसको, सिस्टम को अपनाते अपनाते कुछ वक्त लगेगा। हमारे इदारे भी उसी सिस्टम के ताबे हो चुके थे जो जागीरदाराना निज़ाम की ज़हनियत थी। इंसाफ तो कह रही है कि कराची में नए इंतखाबात हों, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करते। आपका क्या कहना है? एमक्यूएम चाहती है पूरे पाकिस्तान में दोबारा इंतखाब हों? देखें, एमक्यूएम ये नहीं चाहती। अगर कोई ख्वाहिश रखता है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबको कराची स्पेसिफिक, एमक्यूएम स्पेसिफिक से निकलना होगा। अगर हम सिर्फ कराची स्पेसिफिक, एमक्यूएम स्पेसिफिक पे रहेंगे तो फिर मैं समझता हूं कि नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे, बेहतरी नहीं ला सकेंगे। बेहतरी सियासी जमातों में भी आनी है और इदारों में भी आनी है। अगर आपको वेरिफिकेशन के बाद कोई डिसीजन लेना है, और डिसीजन जो है वो या तो कोर्ट लेगा या इलेक्शन ट्रिब्यूनल लेगी। अगर हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे जाते हैं तो उसमें वक्त दरकार है। 142 पिटीशनें मौजूद हैं, जब तक वो सारी नहीं सुनी जाती, इस पे आगे हम नहीं बढ़ सकते। और ना ही कोर्ट्स जो हैं, जुडिशरी जो है, वो इसमें इंटरफेयर कर सकती है। वो भी उस वक्त कर सकती है जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है अपने फैसले दे दें। तो हमें कुछ वक्त दरकार होगा। कंक्लूजन पे अगर फौरन जाना चाहते हैं तो उसमें मैं समझता हूं बेहतरी नहीं होगी। सड़कों पे तो कभी भी आया जा सकता है। जो हल्के चैलेंज है, अगर अदालत कहती है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल कह देता है वहां दोबारा इलेक्शंस हों, तो आपको एतराज नहीं है? बिल्कुल एतराज है। हमारा ये कहना है कि अगर कुछ करना है आपको, जो चैलेंज की आप बात कर रहे हो, इसमें किसी सियासी जमात की गलती नहीं है। अगर गलतियां नजर आ रही हैं तो आप जैसे कह रहे हो वो इलेक्शन की नजर आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन की नजर आ रही हैं, उनकी मैं समझता हूं खामियां नजर आ रही हैं हमें। तो अगर करना ही है, और जिसमें हम इल्ज़ाम दे सकते हैं जो अफसरान लगाए गए थे इलेक्शन के हवाले से, उन पे ये इल्ज़ाम जाता है, अगर प्रूफ होता है तो उनको सजाएं मिलनी चाहिए। मगर इसको सिर्फ 2 या 4 सीटों पे नहीं, जो सारी, अगर कहीं जाली वोट कास्ट हुए हैं और उसका किरदार बुरा था, तो क्या इन इलेक्शंस को मान लिया जाए और अब आगे की बात की जाए? जो हो गया सो हो गया, मैंडेट तस्लीम कर लिया जाए सबका? नहीं, देखें, अगर कोई शवाहिद सामने और साबित होता है तो उनको सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल, और उस पे जो कानून कहता है वो एक्शन होना चाहिए, मगर चंद सीटों पे नहीं। ये तो पूरे मुल्क में हुआ है, जिसके सबूत सारे सियासी लीडरान टीवी पे आके कह चुके हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन जो है उसमें धांधली हुई है। तो अगर आपको मसला हल करना है, इदारे ठीक करने हैं, सिस्टम को ठीक करना है, तो पूरे मुल्क में किया जाए। जी, ये बताइए कि पूरे मुल्क में एक दूसरे पर इल्जामात लगते रहे हैं। जहां खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान कहते रहे, क्या आपको सिंध के बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पंजाब के बारे में भी हैं? क्योंकि कराची पर तो सब बात कर रहे हैं। देखें, पूरे मुल्क में है, जैसे कि मैंने कहा, हर लीडर चैनल्स पे आके, मीडिया पे आके ये कह चुका है कि हमारा वोट बैंक छीना गया है, चोरी है, डाका डला है। और फिर जो इलेक्शन नादरा काम कर रही है, नादरा ने रिपोर्ट सबमिट की है कि बहुत सारे अवामिल बने, बहुत सारे मसाइल यूँ सामने आए, जैसे कि वो इंक इंपोर्ट की गई थी, वो इंक प्रोवाइड नहीं की गई, उसको भी प्रोब करना चाहिए कि इतना सारा पैसा कहाँ गया। ये जब इंक खरीदने की बात आई थी, जो कि रीडेबल इंक होती है थंब इंप्रेशन की, वो कहाँ गए सब, वो जो स्टेप लिए गए थे।
तो ये सिर्फ किसी पार्टी की तरफ इल्जाम डालना या किसी सूबे की तरफ, शहर की तरफ, इससे हमें निकलना होगा ताकि हम अपने इदारों में बेहतरी ला सकें और जो असल मसला है उसको हल कर सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर। मुत्तहिदा कौम में हमारे साथ थे, वो कहते हैं कि गलती इलेक्शन कमीशन की है, इसका खमियाजा सियासी जमातें क्यों भुगतें। 12 इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। आज एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उसमें थे, चेयरमैन नादरा उसमें थे, उन्होंने क्या कुछ कहा जरा वो देख लीजिए। नादरा ने ये प्रोक्योर नहीं की, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि अप्लाई करना इंक को, लेकिन 70,000 पोलिंग स्टेशन पे हम चंद लोग जाके खड़े नहीं हो सकते। NA 256 और NA 258 की जो 2 वोटर लिस्टें आई हैं, हमने उनको जांचा है और उनमें मैग्नेटिक इंक नहीं यूज़ हुई। अभी जितनी पिटिशन्स हैं, ये कुछ 400 के लगभग पिटिशन इस वक्त ये ट्रिब्यूनल सुन रहे हैं। खुदारा ये जो है मीडिया और सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले का इंतज़ार करें। ऐसा लग रहा था कि नादरा और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे पर ही सारा बर्डन डाल रहे थे। बहरहाल सिंध के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर नादिर लगारी हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। नादिर लगारी साहब, चेयरमैन नादरा की जानिब से जो कहा गया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कहा गया, उसके बाद लगता है सारा बोझ अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर है। नादरा ने जो कहना था वो कह दिया। वो कहते हैं किसी कंक्लूजन पर ना जाएं, धांधली हुई या नहीं हुई ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। देखें, मैं समझता हूँ कि आज जो नादरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनके चेयरमैन की और ECP की भी, मैं समझता हूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इससे ये शाये कर रहे हैं, इससे हट रहे हैं। अगर मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहता हूँ, बल्कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोलना चाहता हूँ कि हम खुद ज़ाती तौर पे जो हमारे साबिक चेयरमैन थे, इसके इलेक्शन कमिश्नर थे, उनसे ख़ुद मुलाकात की और जो ये सारे इश्यूज़ हैं इसके बारे में हमने उनसे बात की। हमने उनसे ये बात की कि आप कौन सा पेपर यूज़ करेंगे, किस तरीके से ये आइडेंटिफाई होंगे। हमने इलेक्टोरल जो हमने रिफॉर्म्स लाने थे उसके बारे में बात की। हमने ये सारी बातें उस वक्त की कि पाकिस्तान इस वक्त क्रॉस रोड्स के ऊपर है। तहरीक इंसाफ एक वाहिद पार्टी थी जो नया वोटर लेके आई सामने, जिनको उम्मीद थी कि वो चेंज लेके आएंगे। आज पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी के अंदर लोग बिलीव करते थे, उनका शायद बिलीव कम होता जा रहा है, क्योंकि अगर इसी तरीके से, क्योंकि ये एश्योर किया गया था कि न्यूट्रल सेटअप होगा आपकी इलेक्शन की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्होंने फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने। उन्होंने बेसिक जो लोग हैं उनका राइट छीना गया। आज नादरा कह रही है कि इंक नहीं है। हमने तो ये पहले इंक की बात नहीं सुनी, आज ये बात हो रही है कि मैग्नेटिक इंक नहीं यूज़ की। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ये सारी बातों के अंदर आप अंदाज़ा लगाइए। आप 256 के अंदर ही अगर आप इसको NA 256 का रिज़ल्ट देखें, 84,748 वोट्स को एनालाइज किया गया। उसमें से आप कहते हैं 57,000 वोट्स तो ऐसे हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि उनका इंक उनकी सही नहीं थी। तो अगर आप बैलेंस को भी देखें, उसके अंदर भी सूरत हाल ये है कि मेजॉरिटी आपकी जो है धांधली है। यानी आपके, अगर मैं ये इसको पढ़ के आपको बताऊं कि इनवैलिड आपके 11,343 हैं, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 791 है। डुप्लीकेट वोट्स जो हैं आपके 5,893 हैं। जो फिंगरप्रिंट्स के बगैर है 314 मामला नहीं है। एक जो शनाख्ती कार्ड है उस पर कई वोट डाल चुके हैं। लेकिन मुझे बताएं, वसीम अख्तर साहब भी कह रहे थे कि ये इलेक्शन कमीशन की सारी गलती है, इसकी वजह से किसी एक सियासी जमात को, MQM को, उसको निशाना ना बनाया जाए। देखिए, तहरीक इंसाफ ना किसी एक जमात को, ना MQM को, ना किसी को, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे। हम तो टारगेट कर रहे हैं इस चीज़ को कि आप पाकिस्तान की आवाम को फेयर एंड फ्री इलेक्शन प्रोवाइड करते, आपका उनको ये अपॉर्चुनिटी देते कि वो जिसको भी वोट देना चाहते थे वो उसको वोट देते। आज एक लेजिटिमेट सिस्टम होता, आपकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती। आज देखिए, आप पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि धांधली हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ पहले दिन से ये कह रही है कि धांधली हुई है। अब भी इसका कोई राय अमल बनाएं, इसको तरीके से चेक करें, और जो आपके आने वाले इलेक्शंस हैं उनके अंदर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस किस्म के रिफॉर्म्स लाते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर जाएं। कमीशन ने तो सारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर डाल दिया है। आपको लगता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल इंसाफ कर सकेगा? वरना इमरान खान तो कह रहे हैं कि अगर इंसाफ ना मिला तो सड़कों पर होंगे।
देखिए, हमारी पार्टी का ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को सामने रखते हुए हम पूरे तरीके से हर लिहाज से अपने चीज़ को एजिटेट करेंगे। पहले केस में हम ये कह रहे हैं कि जो इदारे हैं वो इनको चेक करें और उसके बाद एक प्रॉपर डिसीजन आए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, जो पाकिस्तान की आवाम को एक्सेप्टेबल हो। एक दफ़ा आप ये डिसीजन ले लेते हैं, अगर फिर उसके बाद हालात दूसरे होते हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं लेते हैं और ये इदारे इस सारी पूरे प्रोसेस को सिर्फ टाल मटोल करने के उसमें लगे रहेंगे तो तहरीक इंसाफ के पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा। वो आवाम के अंदर जाएगी, क्योंकि आवाम का जो बेसिक हक है वो तो उन्हीं का मारा गया। उनकी उम्मीदें थी, उनकी वो सारी ख्वाहिशात थी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। तो इसमें ECP का 100% उनका फॉल्ट है, इसमें नादरा का फॉल्ट है। नादरा ने आज बड़े कन्वीनियंटली कह दिया कि जी वो इंक नहीं थी। ये हमें पॉलिटिकल पार्टीज को इस चीज़ के बारे में बताया गया था कि क्या प्रोसेस होगा। सदर हैं आरिफ अलवी साहब, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, कराची से वो इलेक्ट हुए हैं। वो कहते हैं पूरे कराची में हम मुतालबा करते हैं नए इंतखाबात हों। ये मुमकिन हो सकेगा? पूरे कराची में किस तरह नए इंतखाबात हो सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर तो बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। और अगर एज ए टेस्ट केस आप इसको देखना चाहते हैं, वैसे तो मैं पूरे मुल्क की बात करूंगा, लेकिन अगर आप इसको एज ए टेस्ट केस देखना चाहते हैं तो कराची की आवाम को निजात दिलाई जाए ताकि वो अब उनका जो मैंडेट है जो चोरी किया गया है उसको देखा जाए कि वो किस तरफ जाना चाहता है। और मैं समझता हूँ अगर कराची के अंदर आपका दोबारा इलेक्शन हो जाए और वो फिर अगर इसी प्रोसेस से गुजरना है और यही इंक के प्रॉब्लम रहने और यही सारे मसाइल रहने तो फिर तो हम विल बी बैक टू स्क्वायर वन। तो आपको इलेक्शन कराना है तो उसको भी नए तरीके से कराना है। मैं तो समझता हूँ तहरीक इंसाफ खुद वॉलंटियर करने को तैयार है कि हम जो 2-3 टेस्ट केसेस बना लीजिए, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो हैं उसके लिए हम सब मिल के वर्क कर सकते हैं कि वो बहुत सारे लोग हैं जो डोनेट करने को तैयार होंगे कि भाई पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए कोई स्टेप्स लिए जाएं। अगर आप ये स्टेप्स नहीं लेते और सिर्फ बातों में रह जाएंगे तो ये हालात खराब। पूरे कराची में तो इंतखाबात नामुमकिन नजर आते हैं। बेहतर नहीं है कि जहां जहां आपको लगता है धांधली हुई है वहां पर आप रिकाउंटिंग करवा लें या जिस तरह नादरा से चेक हुए हैं ये काम करवा लिया जाए तो बेहतर नहीं होगा? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करना चाहता हूं कि इस वक्त अगर आप हमारे NA 256 की पोजीशन ले लीजिए, उसमें उन्होंने 57,642 वोट्स का तो कह रहे हैं कि 6,742 वोट्स जो हैं ये इनको हम रीड नहीं कर सकते, उनके NIC हैं लेकिन हम रीड नहीं कर सकते ये ऑथेंटिक है या नहीं है। तो वो तो आपने इक्वेशन से वैसे ही बाहर निकाल दिए। तो आप अगर यही फॉर्मूला जो आप इस वक्त ECP और नादरा में दे रही है उसके लिहाज से तो ये कोई चेंज नहीं आने वाली, ये तो यही सिचुएशन रहेगी। हाँ, आप अगर उसके अंदर जो ट्रिब्यूनल्स हैं अगर वो ये डिसीजन लें, पहली तो बात है ट्रिब्यूनल की वो लेवल ही नहीं है कि वो उस पोजीशन पे रहेंगे कि इतने बड़े डिसीजंस वो ले लें। और फिर उसके बाद इस प्रोसेस को रिटार्ड किया जाएगा, फिर हाई कोर्ट्स में लोग जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लोग अपने बेसिक राइट को एजिटेट करेंगे, अगेन बैक टू स्क्वायर वन हम आ जाएंगे। देखिए, डेमोक्रेसी को अगर हम बहुत शुक्रिया नादिर लगारी साहब, सिंध के सदर तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फजलुर रहमान साहब भी खैबर पख्तूनख्वा में कहते हैं कि मैंडेट चुराया गया है, पंजाब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पंजाब की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। इमरान हसन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में आवाज़ बुलंद करी है तहरीक इंसाफ। ये सब क्या हो रहा है इसी बारे में हम बात करेंगे हारून रशीद साहब से, सीनियर तज्जियाकार हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ। हारून रशीद साहब, ये सब क्या हो रहा है, क्या हाल है? आज तो एजाज एहसन भी सबूत लेकर मैदान में आ गए हैं। देखिए, गुजारा ये है कराची में तो इलेक्शन हुए ही नहीं है, और ये मैं आज तो नहीं कह रहा, उसी दिन मैंने आपसे अर्ज किया था जिस दिन इलेक्शन हो चुके थे, रात को मैंने कहा कराची में इलेक्शन नहीं हुए, ना कभी हुए हैं। ये ठीक है कि MQM कुछ चीजें जीत सकती है, लेकिन अगर उन्हें 70,000 वोट मिलने होते हैं तो वो 1,70,000 बनाते हैं। नून लीग का भी यही है, काफ लीग का भी है। ये तीन पार्टियां जो हैं इनमें तो इनबिल्ट है मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। इलेक्शन कराची में तो नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट उसका आज खुद नोटिस क्यों नहीं ले रही, ये मुझे पता नहीं है क्यों नहीं ले रही, क्योंकि ये दस्तूर में जो उन्हें इख्तियार दिया गया है तो ऐसी सिचुएशन के लिए दिया गया है। रह गए ट्रिब्यूनल्स, वो ट्रिब्यूनल जो इलेक्शन कमीशन का हाल है आपको भी पता है, ट्रिब्यूनल्स की तारीख भी पता है, उसकी हम चीखते रहे कि मुद्दत मुकर्रर करें, 30 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए। 4 चीजें थी उसमें इम्पोर्टेंट फहरिस्तें और प्रेजाइडिंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन और वोटों की गिनती ठीक तरह से हो और 30 दिन में फैसला हो।
वो इलेक्शन कमीशन फ्रॉड बना सारा बिल्कुल। और फखरुद्दीन इब्राहिम जो है वो बिल्कुल कोई बेकार आदमी थे, हम चीखते रहे कि भाई ये नहीं कर सकता, बूढ़ा आदमी है। वो कहते बड़ा दयानतदार है, अब उसकी दयानतदारी को शायद लगा के चाटें। ये बताएं अब हल क्या है, क्या किया जाए? अब हर तरफ से इल्जामात लग रहे हैं, ये तो मैंडेट की सारा जो है क्वेश्चनेबल हो गया इलेक्शन। सबूत है, देखो ना इलेक्शन में बड़े पैमाने की धांधली हो। नजम सेठी कैसे वजीर आला हो गया जी, वाशिंगटन में उसकी जायदाद है। फिर वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कैसे हो गया, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का वो आदमी है, उसको किस लिए लगाया गया था? ये अंधे थे, किसी को नजर नहीं आता था उस वक्त। और फखरुद्दीन इब्राहिम को जब बनाया तो क्या मैंने कहा नहीं कि गलत बनाया है, ये नहीं कर सकता, बूढ़ा आदमी है। वो जनरल कैनी से कह रहा था जनरल कैनी को मेरा सलाम कह दें। उन्हें चाहिए था वो कहते कि रुका लिख दे, मैं दे दूंगा उनको। ओ भाई इससे तो नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन गलत है। और यास्मीन बेचारी ने दिखा दिया ना सब कुछ, फिर क्या हुआ? फिर उसकी जिंदगी अब खतरे में है, उसको धमकी दी गई है, वो मुल्क में नहीं रह सकती, पता नहीं कहाँ है। तो कराची में तो इलेक्शन दोबारा बहुत शुक्रिया है ना जी, बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साहब सीनियर हमारे साथ थे। वो कहते हैं जहां जहां चैलेंज हो रहे हैं वहां दोबारा इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जल्द अज जल्द उस पर फैसला सुनाना चाहिए। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। अच्छे बुरे तालिबान बहम दस्तों गिरेबां। तालिबान किसी सूरत पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम नहीं करेंगे, हकीमुल्लाह महसूद कह गए। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह हकीमुल्लाह महसूद ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है। बड़ा अहम ये इंटरव्यू है। इसमें उनका कहना है कि मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं कर सकते और पाकिस्तान के खिलाफ जंग इस वजह से है कि अमेरिका का साथ दे रहा है और साथ ही साथ इसका निज़ाम काफराना है। और 2014 के बाद अमेरिका के इनखला के बाद भी शरीयत नाफिज करने के लिए उनकी जंग जारी रहेगी। जितने मुआहदे हुए साबका हुकूमत ने वो तोड़े हैं और कभी भी आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सब खुफिया एजेंसियों ने किया है ताकि तालिबान को बदजन किया जा सके। इस इंटरव्यू के बाद क्या हालात पैदा होंगे, इसी पर हम बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर टाइट साहब हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि अब मामला जो मुज़ाकरात का था उसको हम खत्म समझें? ये बिल्कुल मुज़ाकरात पहले से भी अगर आप कुछ लोग इसकी मतलब है कि बात करते थे कि मुज़ाकरात होंगे, मेरे ख्याल में ये उनकी खाम ख्याली थी कि ये जो है इनके साथ हम बातचीत करेंगे और ये बंदूक रख देंगे और ये दोबारा जो है फल की रेहड़ी लगाएंगे या ट्रक चलाएंगे और अपना 14-15 बिलियन रुपए का जो इनका सालाना बजट है उसको ये छोड़ देंगे। दूसरा ये है कि वो अलकायदा के ज़ेरे साया जो है वो काम करते हैं। वो अलकायदा के साथ उनके जो बैनुल मिल्ली अहदाफ हैं उनको हासिल करने के लिए ये फ़ोर्स क्रिएट की गई थी और इनका हदफ पाकिस्तान है। अगर आप देखें तो अफगानिस्तान में इनकी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक अलकायदा के एजेंडे में फ़र्क नहीं आएगा और उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी तो तालिबान जो है वो भी अपने अहदाफ को जो है वो तब्दील नहीं करेंगे। और आप इससे पहले देख लें 3-4 मुआहदे इनके साथ हो चुके हैं। आप स्वात में देख लें, ये एक्सपेंशनिस्ट फोर्स है, मतलब है कि ये फैल रही है। तो कोई भी जो फैलते हुई फोर्स है वो अपने कार्रवाइयाँ रोकती नहीं है, वो उनके ख्याल के मुताबिक वो जंग जीत रहे हैं। तो जो फोर्स ये समझती है कि वो जंग जीत रही है वो मुज़ाकरात नहीं करते और वो ऐसे किस्म के शराइत लगाएंगे कि आप मान ही नहीं सकते। बातों कहते हैं कि जब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन ये काफिराना निज़ाम है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते हैं, ये काफिराना है। पाकिस्तान की अदलिया काफिराना है, पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो काफिराना है। ड्रोन हमले बंद किए जाएँ, जो पाकिस्तान के ताकत में नहीं है कि वो ड्रोन हमलों को बंद किया जाए, वो एक सुपर ताकत है, वो ड्रोन हमले करा रही है। तो ये मेरे ख्याल में उस किस्म की शराइत हैं कि जो बातचीत ना करने के बराबर है। और ना मेरे ख्याल में ये पहले से जो ये सोच रहा था कि इनके साथ मुज़ाकरात होंगे और मसाइल हल हो जाएंगे, वो खाम ख्याली थी उनकी। और कुछ ना कुछ और प्लान बी जो इनका जो भी है अगर है इनके पास तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर टाइट साहब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ थे। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी पहले ही नजर आ रही थी, ऑपरेशन हर सूरत में करना होगा। एक और अहम मामला तकल्लुफ बरतरफ जनाब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। आप बहुत कुछ भूल चुके हैं। शायद इंतखाबी अमल, उस अमल में होने वाली मुलाकातों, सियासी रकाबतों, सियासी मुफाहमतों या फिर हुकूमतकारी के बोझ के सबब आपका हाफजा कमज़ोर पड़ रहा है। भला आप परवेज़ मुशर्रफ को कैसे भूल सकते हैं? जो परवेज़ मुशर्रफ जिसने एक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तारिक को सिर्फ इसलिए बरतरफ कर दिया कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म से मिला था, वो परवेज़ मुशर्रफ क्या भुलाया जा सकता है?
जिसने ऐन उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की पीठ में छुरा घोंपा जब वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल मीनार पाकिस्तान के सब्जाजार में कर रहा था। वो जनरल परवेज मुशर्रफ जिसने कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान के वकार को खाक चाटने पर मजबूर किया। वो परवेज मुशर्रफ जिसने दराज सेक्टर की सफेद पोश चोटियों को पाकिस्तानी फौजी अफसरों और जवानों के खून से सुर्ख करवाया। वो परवेज मुशर्रफ किस तरह फरामोश किया जा सकता है, जिसने मुल्क की जमहूरी हुकूमत के इर्द गिर्द साजिशों के अलाव भड़काए, जिसने फिर इन साजिशों के ताने बाने दूर तलक फैलाए, पाकिस्तान की फौज को उसके हलफ की खिलाफ वर्जी पर मजबूर किया, मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया, इसके अहले खाना के साथ वो सलूक किया जो किसी गद्दार के खानदान के साथ भी नहीं किया जाता। परवेज मुशर्रफ ने संगीन की नोक पर आईने पाकिस्तान की सारी बिसात लपेटी, अपनी अंधी हुकूमत कायम की, सदर मुमलकत को उलट कर रख दिया, अदालतों को ताराज किया, अपनी वफादारी के हलफ उठवाए, इस मुल्क की सुबहों को बेनूर किया, रातों को तारीक किया, सरजमीन वतन को गैरों की मफतूह रियासत में बदल दिया, इस मुल्क को एक पराई आग में झोंका, वज़ीर आज़म को हथकड़ियां लगवाई, बेतौकीर और रुस्वा किया, आवाम की मकबूल क़यादत को मुल्क बदर किया और पाकिस्तान दाखिल होने से रोके रखा, अकबर बुक्टी जैसे बूढ़े बलोच सरदार को कत्ल करवाया, लाल मस्जिद पर आग बरसाई, जजों को कैद किया, एक नहीं 2 बार आईन तोड़ा। वज़ीर आज़म साहब, ये क्यों हुआ? इंतखाबात से पहले तक आप परवेज मुशर्रफ की आइन शिकनी को तो हर मौके पर याद किया करते थे, मगर इंतखाबात के बाद आप इन्हें रफ्ता रफ्ता भूलते चले गए। आपने आखिरी बार उनकी दस्तूर शिकनी को तकल्लुफन 24 जून को याद किया, और ये वो दिन था जब आप वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे और आपने अपनी तकरीर में उनका जिक्र इन अल्फाज में किया था। आज पान के आखिरी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के साथ आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक मामला करने का मसला दरपेश है, जिसने एक बार नहीं 2 बार आइन को तोड़ा और दोनों बार कोई नाम नहाद कौमी मसलियत नहीं बल्कि उसका ज़ाती मफाद इसका मुहर्रिक बना। वज़ीर आज़म साहब बहुत कुछ भुला रहे हैं। परवेज मुशर्रफ की ज़मानतें हो चुकी हैं तमाम केसेस में, और अब लगता है मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो फिर लगेगा कि वज़ीर आज़म साहब पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं मियां नवाज शरीफ वो किसी डील के तहत ही वज़ीर आज़म बने हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।